नमस्कार दोस्तों, 3 नवंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला आर्टिकल है ट्रेड एंड क्लाइमेट द पाइवट फॉर इंडिया यूएस टाइज। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपका मार्क लिंस्कॉट ने। ये फॉर्मर असिस्टेंट यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, ठीक है, और सीनियर फेलो भी रह चुके हैं अटलांटिक काउंसिल साउथ एशिया सेंटर के साथ। इनका यह बोलना है कि आगे आने वाले समय में इंडिया और यूएसए के रिश्तों को डिफाइन करने वाली सबसे ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट चीज होंगी। एक होगा क्लाइमेट चेंज, दूसरा होगा ट्रेड। तो भले ही इंडिया और यूएस क्लाइमेट चेंज और ट्रेड के ऊपर उतना एक्टिवली एंगेज ना कर रहे हों, लेकिन जब तक इन 2 पॉइंट्स के ऊपर इंडिया और यूएस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते, तब तक इन दोनों के रिश्ते एक लिमिट से ज्यादा नहीं सुधर सकते। तो इस व्यू पॉइंट को हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कोटा विदाउट डाटा। देखिए, कोटा की पॉलिटिक्स पूरी देश में चलती है, लेकिन हमारे देश का एक स्टेट है तमिलनाडु, जहां पे कुछ ज्यादा ही चलती है। और तमिलनाडु के अंदर इसी साल, मतलब इलेक्शन से पहले, 10.5% का रिजर्वेशन दिया गया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड जॉब्स में। किसको? वनियाकुला क्षत्रिय कम्युनिटी और उसकी सबकास्ट को। तो ये जो वनियाकुला क्षत्रिय कम्युनिटी और उसकी सबकास्ट है, उसको 10.5% का कोटा दिया गया था। कौन से कोटे के अंदर से? 20% एमबीसी और डीएनसी कोटा। मतलब एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और डी नोटिफाइड कम्युनिटी का जो 20% का कोटा है तमिलनाडु के अंदर, उसमें से 10.5% तो किसको दे दिया गया था? आपका वनियाकुला क्षत्रिय कम्युनिटी को। इस कोटे को यहां पे मद्रास हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, और ये स्ट्रक डाउन यहां पे होना ही था। तो ये कौन से बेसिस पे स्ट्रक डाउन हुआ है और इस बेसिस के आधार पर आगे क्या क्या लिटिगेशंस हो सकती हैं, इसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया। इस आर्टिकल को देखेंगे। फिर क्लाइमेट प्लेज में इंडिया ने क्या क्या यहां पे प्रॉमिस किया है, पंचामित्र क्या है, ये कल के एडिटोरियल में भी बताया था, एक छोटी वीडियो में बताया था, और आज के करंट अफेयर्स में बताया। तो अगर आज का करंट अफेयर्स नहीं देखा हो तो डेफिनेटली देख लो। रिपीटेड आर्टिकल है, इसलिए मैं यहां पे इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, अब ये वाला आर्टिकल है ब्रांड्स मस्ट स्टिक टू देयर स्टैंड। आजकल आप देख रहे होंगे कि जो कोई भी एड आता है, उस एड के अगेंस्ट कंट्रोवर्सी बढ़ जाती है। तो वो कंट्रोवर्सी क्यों बढ़ जाती है, और कुल मिला के यहाँ पे ब्रांड्स को बुलीज के सामने नहीं झुकना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बात की गई है। तो थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं, इसको देख लेंगे। फिर रेजिस्टिंग पेट्रियार्ची इन पॉलिटिक्स, ये थोड़ा अलग किस्म का आर्टिकल लगा, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। वैसे तो स्पेसिफिकली ये सीधे सीधे आपको शायद इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन जैसे कि एक बहुत छोटी पॉलिटिकल पार्टी है केरला की, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। अब इस पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस बेरर्स के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये पेट्रियार्ची को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब इनकी तरफ से जो भी रिप्रेजेंटेटिव जाता है वो हमेशा मेन ही होता है, वुमेन नहीं होती है। तो कुल मिला के पेट्रियार्ची पॉलिटिक्स के अगेंस्ट ये जो आईयूएमएल में एक छोटा सा मूवमेंट सा चल गया, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगेगा कि केरला में किस प्रकार से पॉलिटिक्स वगैरह आपकी काम करती है। और केरला में क्यों, देश की ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत हद तक पेट्रियार्ची को एक पुश दिया जाता है। तो उसके कंटेक्स्ट में एक व्यू पॉइंट है, इस व्यू पॉइंट को यहाँ पे हम समझेंगे। डाटा से रिलेटेड और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एक आर्टिकल है, बट मैंने इसको अलग से डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल और आइडियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस दे रखे हैं। सब्सटैंशियल कुछ यहाँ पे आपको बताने का नहीं मिला जो कि इंटरेस्टिंग हो और आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट दिखे, इसलिए दैट्स वाई मैंने इसको स्किप किया। आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया। तो सत्विक मिश्रा ने हमको ज्वाइन किया। सत्विक मिश्रा का ये 3rd मंथ इज ए मेंबर। वेलकम बैक सत्विक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अमीन अली ने हमको ज्वाइन किया है। सुभाश्री साहू ने हमको ज्वाइन किया है। अमनदीप बिरुआ ने हमको ज्वाइन किया है। देन सुब्बारंग रेड्डी ने हमको ज्वाइन किया है। प्रदीप राठौर ने हमको ज्वाइन किया है। नीलम कृष्ण दत्त ने हमको ज्वाइन किया। नीलम कृष्ण दत्त का ये 3rd मंथ इज ए मेंबर। वेलकम बैक नीलम कृष्ण दत्त, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर संतोष कुमार ने हमको ज्वाइन किया, इनका भी 3rd मंथ इज ए मेंबर। वेलकम बैक डॉक्टर संतोष कुमार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड भोला भाला आदमी, थैंक यू सो मच भोला भाला आदमी, 3rd मंथ इज ए मेंबर। वेलकम बैक। जो भी आपका नाम है अभी, हाँ भोला आदमी लिखा हो तो मैं बोल रहा हूँ। तो स्पेशल थैंक्स टू भोला भाला आदमी, डॉक्टर संतोष कुमार, नीलम कृष्ण दत्त एंड सत्विक मिश्रा फॉर बीइंग मेंबर फॉर 3 मंथ्स कंटिन्यूअसली। जो लोग रिकरेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। एंड थैंक यू टू प्रदीप राठौड़, सुब्बारंग रेड्डी, अमनदीप बिरुआ, शुभश्री साहू एंड अमीन अली फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल, इट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। चलिए अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। पहला, कोटा विदाउट डाटा, स्टेट्स शुड बेस रिजर्वेशन पॉलिसी ऑन डाटा नॉट पॉलिटिकल एक्सपेंडेंसी। देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे।
एक सिंगल कास्ट ग्रुप को यहाँ पे डाटा देना कितना खतरनाक हो सकता था वो इस बात से पता चला। हुआ ये कि देखिए पहले से ही तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में 69% रिजर्वेशन है। इस 69% रिजर्वेशन का अगर सब कैटेगराइजेशन किया जाए तो लगभग आप कह सकते हो कि 20% सीटें एलोकेटेड है मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और डीएनसी कोटा को। डीएनसी मतलब डी नोटिफाइड कम्युनिटीज। अब इस 20% में से 10.5% सीटें उठा के एआईएडीएमके की सरकार ने किसको दे दी? वनिया कुला क्षत्रिय कम्युनिटी एंड इट्स सबकास्ट को। तो हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि वनिया कुला क्षत्रिय और इनकी सबकास्ट बहुत ज्यादा है नंबर में। इनकी जो क्वांटिटी है, इनके जो नंबर्स हैं, दे आर साइजेबल। तो इसीलिए इलेक्शन से पहले आपको पता ही है कि तमिलनाडु में इस साल इलेक्शन हुए जिसमें स्टालिन डीएमके के बिहाफ पे चीफ मिनिस्टर बने। इससे पहले एआईएडीएमके की सरकार थी और एआईएडीएमके का हारना तय था, क्योंकि अब उनके पास एमजी रामचंद्रन या जयललिता जैसे लीडर्स नहीं है। चलिए वो एक अलग बात है। तो वनिया कुला क्षत्रिय कम्युनिटी को जो 10.5% का रिजर्वेशन दिया था, इस रिजर्वेशन को स्ट्रक डाउन कर दिया मद्रास हाई कोर्ट ने। और मद्रास हाई कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन क्यों किया? इसके लिए लॉजिक क्या दिया है मद्रास हाई कोर्ट ने? मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि पहली बात तो तुमने ये जो रिजर्वेशन लाया था वो तुम लेके आए थे फरवरी 2021 में, और फरवरी 2021 में कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट लागू था। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट ने यह बात क्लियरली बोली थी कि भाई बैकवर्ड क्लासेस कौन कौन है हमारे देश में फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन, ये आइडेंटिफाई करने की ताकत केवल प्रेसिडेंट के पास है। वो अलग बात है कि बाद में केंद्र सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन 105th अमेंडमेंट के थ्रू ये ताकत वापस राज्य की सरकारों को दे दी है। ठीक है, तो अभी के लिए मतलब जब ये आपका 102nd अमेंडमेंट आया था उस समय पे सुप्रीम कोर्ट के इन्फ्रेंस के हिसाब से देश भर में बैकवर्ड क्लासेस कौन कौन है इसको आइडेंटिफाई करने की ताकत केंद्र सरकार के पास चली गई थी। केंद्र सरकार ने सूटेबल अमेंडमेंट्स के साथ 105वां संविधान संशोधन पास किया और ये ताकत अब फिर से किसके पास आ गई है? राज्यों के पास आ गई है। लेकिन ओवरऑल ये वनिया कुला क्षत्रिय कम्युनिटी को रिजर्वेशन बेनिफिट देने वाला जो काम था वो राज्य की सरकार ने कब किया? जब इस बात को डेसिफर किया गया था कि प्रेसिडेंट नोटिफाई कर सकता है बैकवर्ड क्लासेस। तो एक तो इस बेसिस पे यहां पे मद्रास हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया है इस पर्टिकुलर कोटे को, 10.5% को। एक और बड़ी बात है इस पर्टिकुलर कोटे को रिजेक्ट करने की। देखिए बात यह है कि अगर आप एमबीसी डो नोटिफाइड कम्युनिटी के अंदर का 10.5% उठा के वनिया कुला क्षत्रिय कम्युनिटी को देते हो तो उसके अलावा एमबीसी और डी नोटिफाइड कम्युनिटी कैटेगरी में जो 115 कास्ट आ रही है ना तमिलनाडु के अंदर, उनके पास केवल 9.5% रिजर्वेशन बचेगा, जिसमें 2.5% मोस्ट बैकवर्ड क्लास में जाएगा और 7% डी नोटिफाइड में जाएगा। तो सबसे खास बात यहां पे यह है कि सिर्फ एक कास्ट के आधार पर आपने यहां पे 10.5% रिजर्वेशन दे दिया और उसके लिए भी आपके पास कोई वेरिफिएबल डाटा नहीं है। ये जो मद्रास हाईकोर्ट के चीफ ये जो जस्टिसेस की बेंच थी ना, जिसमें एम दूरा स्वामी और के मुरली शंकर थे, उन्होंने बोला कि भाई देखिए आप एक कास्ट को यहां पे एक सेपरेट ग्रुप दिखा रहे हो और उसके बाद भी आप इस बात को प्रूव नहीं कर पा रहे हो कि ये जो कास्ट है वो एक लिमिट से ज्यादा बैकवर्ड है। तो जब ये कास्ट एक लिमिट से ज्यादा बैकवर्ड है, इस बात को आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो, इसके बारे में आपके पास कोई भी क्वांटिफिएबल डाटा नहीं है इसकी बैकवर्डनेस से रिलेटेड, तो सिर्फ कास्ट के आधार पे आपके 10.5% के रिजर्वेशन को हम सही नहीं मान सकते। और इस बेसिस पे मद्रास हाईकोर्ट ने ये जो वनिया कुला क्षत्रिय कम्युनिटी और उसकी सब कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया 10.5% का, इसको नल एंड वॉइड बोल दिया। ठीक है, उसके बाद एक और बात यहां पे बोली गई है कि भाई देखिए बेसिकली ये जो 10.5% का रिजर्वेशन दिया गया था इसको कंपेयर किया सरकार ने किसके साथ? क्योंकि ऑब्वियसली बात है अब सरकार के द्वारा ही ये 10.5% का रिजर्वेशन दिया गया था एआईएडीएमके के द्वारा, और डीएमके भी इस रिजर्वेशन को सपोर्ट कर रही है। तो जब मद्रास हाईकोर्ट में बहस चल रही थी तो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। इन सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बोला कि भाई तमिलनाडु के अंदर बैकवर्ड क्लास मुस्लिम्स और एक कास्ट है जिसका नाम है अरुंधतियार्स, जो कि एक शेड्यूल कास्ट है, इसको भी इसी आधार पर रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो हमने वनिया कुला को दे दिया तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो यहां पे मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि जो बैकवर्ड क्लास मुस्लिम्स और अरुंधतिया शेड्यूल कास्ट को तमिलनाडु के अंदर जो रिजर्वेशन मिला है ना, वो सेंसस डाटा के हिसाब से मिला है। सेंसस डाटा और कुछ वैलिड रिकमेंडेशन है। और ये जो वनिया कुला क्षत्रिय कम्युनिटी को आप रिजर्वेशन दे रहे हो, ना ही इसको सेंसस डाटा बैक करता है, ना ही आपके पास कोई प्रॉपर सॉलिड रिकमेंडेशंस है। इसलिए हम आपके 10.5% की कोटे को, वनिया कुला क्षत्रिय सब कम्युनिटी को हम रिजेक्ट करते हैं। फिर मद्रास हाईकोर्ट ने यहां पे एक और बात बोल दी है।
ये जो तमिलनाडु के अंदर 69% का कोटा है और उस कोटे की जो सब क्लासिफिकेशन है कि भाई 20% आपका एमबीसीए डी नोटिफाइड के पास, शेड्यूल कास्ट के पास इतना, शेड्यूल ट्राइब के पास इतना, इस इंटरनल क्लासिफिकेशन को आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप तमिलनाडु का 1994 का रिजर्वेशन प्रोटेक्शन लॉ को अमेंड नहीं करते हो। इसी रिजर्वेशन प्रोटेक्शन लॉ के थ्रू इस 69% के सब कोटा क्लासिफिकेशन को जस्टिफाई किया गया था। तो अगर अब आपको ये कोटा का इंटरनल क्लासिफिकेशन बदलना है तो 1994 का रिजर्वेशन प्रोटेक्शन लॉ अमेंड करना पड़ेगा। ये बात भी यहां पे साफ साफ किसने बोल दी है? मद्रास की हाई कोर्ट ने बोल दी है। ओके, और ये जो 1994 का रिजर्वेशन प्रोटेक्शन लॉ है तमिलनाडु का, इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल चुकी है एंड बेसिकली इट इज अंडर 9th शेड्यूल, और 9th शेड्यूल के अंदर जो भी लॉज हैं उनके ऊपर रिव्यू नहीं हो सकता। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो यहां पे एक कंट्राडिक्शन और निकल के आता है। कंट्राडिक्शन ये है कि तमिलनाडु की सरकार ने ओवरऑल जो अपना ये लॉजिक दिया था ना कि भाई हम ये वनिया कुला क्षत्रिय कम्युनिटी को उस बेसिस पे रिजर्वेशन दे रहे हैं जिस बेसिस पे हमने रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास मुस्लिम्स और एससी अरुंधतियार कम्युनिटी को दिया था, तो उसी बेसिस पे वनिया कुला को दे रहे हैं। तो अगर ये बैकवर्ड क्लास मुस्लिम्स और एससी अरुंधतियार कम्युनिटी को रिजर्वेशन हम दे सकते हैं तो हम वनिया कुला को क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वनिया कुला में अगर आप 1994 के रिजर्वेशन प्रोटेक्शन लॉ को ना अमेंड करने वाली 9th शेड्यूल की थ्योरी लगाओगे तो इस हिसाब से तो बैकवर्ड क्लास मुस्लिम्स और एससी अरुंधतियार को भी कोटा नहीं मिलना चाहिए। ऐसा यहां पे सरकार का लॉजिक है और इसी लॉजिक के साथ मोस्ट प्रॉब्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी मद्रास हाई कोर्ट की रूलिंग के अगेंस्ट। तो ये यहां पे चल रहा है। एंड में ऑथर इस पर्टिकुलर आर्टिकल को एंड करते हुए क्या बोल रहा है? ऑथर ये बोल रहा है कि देखिए आजकल क्या हो रहा है कि हमारे देश में जो भी अलग अलग राज्य की सरकारें हैं वो पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से रिजर्वेशन बांटती घूम रही हैं। रिजर्वेशन बांटने के लिए उनके पास कोई प्रॉपर क्वांटिफिएबल डाटा नहीं है। तो अगर आप रिजर्वेशन बांटना चाहते हो और इस रिजर्वेशन के थ्रू जेन्युइनली जो बैकवर्ड सेक्शंस है हमारे सोसाइटी में उनको अपलिफ्ट करना चाहते हो, तो आप अपनी पॉलिसीज को सॉलिड डाटा के बेसिस पे इंप्लीमेंट करो। प्रॉपर क्रेडिबल डाटा आप कंपाइल करिए और उसके बेसिस पे अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करिए, ना कि आप अपने मन के हिसाब से ये अनाउंस कर दे रहे हो कि ऐसा होना चाहिए और आप पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हो। ये सही नहीं है। ये सब बातें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई। नेक्स्ट आते हैं भाई, रेस्ट्रिंग पेट्रियार्की इन पॉलिटिक्स। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या बताया गया? तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, तो देखिए जो इंडियन मुस्लिम लीग जो पार्टी है आपकी केरला की, इसकी जो परफॉर्मेंस रही है केरला के असेंबली पोल्स में, वो परफॉर्मेंस देखिए कुछ खास नहीं रही है। ओके, और अब IUML कुछ गलत बातों की वजह से भी न्यूज में है। एक्चुअली में IUML का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन। आपको पता होना चाहिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी स्टूडेंट विंग होती है। कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की भी है। तो जो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में ये जो आपके बच्चे पढ़ते हैं वो जो अपना छोटे लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी टाइप की बना लेते हैं, फेडरेशन टाइप का बना लेते हैं, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड होता है। तो IUML पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड था मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, और इस मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की कुछ लेडीज ने, लगभग इसके अंदर ही एक आप कह सकते हो कि वुमेन विंग है, हरिता वुमेन विंग। इस हरिता वुमेन विंग की 10 लीडर्स ने इल्जाम लगाया कि ये जो IUML के ऑफिस बेयरर्स हैं ये सिर्फ आदमियों को अपॉइंट करते हैं की पॉलिटिकल पोस्ट पे, यहां पे लड़कियों को अपॉइंट नहीं किया जाता है। और हरिता जो कि मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की वुमेन विंग है, इसने ये भी बोला है कि चाहे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो चाहे मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन हो, इसके जो मेल ऑफिस बेयरर्स हैं वो लेडीज और औरतों के खिलाफ सेक्सिस्ट रिमार्क करते हैं। तो कुल मिला के यहां पे पेट्रियार्ची का इल्जाम लगाया है हरिता जो कि MSF की वुमेन विंग है, किसके अगेंस्ट में? मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के अगेंस्ट में, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अगेंस्ट में। अब इस कंट्रोवर्सी के बीच में IUML की मेन वुमेन विंग की जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है नूर बीना राशिद, इन्होंने चीजों को भटकाने की कोशिश की। इन्होंने क्या बोला कि भाई हम माइनॉरिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जेंडर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। आप औरत बाद में हो, मुस्लिम पहले हो, तो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के हिसाब से आगे चलो। मतलब ये जो मिस नूरबीना राशिद हैं वो इस पैट्रियार्की को इंटरनली जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब सारी औरतें इस बात से जस्टिफाई हो जाएं, ये देखिए जरूरी नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे IUML के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि IUML किसी भी वुमेन कैंडिडेट को फील्ड नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो 1996 के असेंबली इलेक्शंस में पहली बार IUML ने एक वुमेन कैंडिडेट को उतारा था जिसका नाम था कमरुनिसा अनवर, और उसके 25 साल बाद 2021 में मिस राशिद
इलेक्शन में खड़ी हुई ऑन बिहाफ ऑफ IUML। मतलब IUML जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस लड़ता है तो सब आदमियों को ही फील्ड करता है, टिकट देता है, वो औरतों को टिकट ही नहीं देता। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली IUML के ऊपर यहां पे पेट्रियार्की का इल्जाम लगाया जा रहा है। और ये पेट्रियार्की का इल्जाम केवल IUML के ऊपर नहीं लगा है, ये कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर लगा है। जैसे कि एक 56 मेंबर की न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी है केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अब ऐसा बताया जा रहा है कि केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 56 मेंबर्स में से केवल 5 ही वुमेन लीडर्स हैं। तो ये सब जो इल्जाम है ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं पेट्रियार्कल सेटअप ऑफ अवर पॉलिटिकल सिस्टम। तो इस आर्टिकल को डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि यहां पे आप कुछ नोट्स बना लो और उस नोट्स के आधार पे कुछ लिख लो, इसके इंफॉर्मेशन को एग्जाम में कोट कर देना, नहीं। यहां पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडियन पॉलिटिक्स में पेट्रियार्की फॉलो की जाती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, ब्रांड्स मस्ट स्टिक टू देयर स्टैंड। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया क्या जा रहा है, ब्रांड्स मस्ट स्टिक टू देयर स्टैंड। इनका यह बोलना है कि जो बुलीज हैं, जो ओवरऑल एड्स के बनने में इंटरफेरेंस करते हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। शुरुआत कैसे कर रहे हैं ऑथर? यहां पे कार्तिक श्रीनिवास साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। इनका बोलना है कि 1990s में एक एडवर्टीजमेंट आया था जिसमें कि एक लड़की चॉकलेट खा के नाच रही होती क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को सक्सेस मिली होती है। अब 1990s में इस पर्टिकुलर एड ने बहुत बवाल मचाया था। क्योंकि कंजर्वेटिव सोसाइटी थी तो बहुत सारे लोगों को ये एड पचा नहीं। लेकिन आज की डेट में अगर इस प्रकार का कोई एड रिलीज होता है तो ज्यादा लोग उसके बारे में सोचेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, थोड़े और मॉडर्निस्टिक, थोड़े और कंट्रोवर्शियल ऐड आते हैं। जैसे रिसेंटली JBL नाम की कंपनी ने एक ऐड निकाला जिसमें नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स थे कि भाई दिवाली के समय पे पटाखे फूट रहे हैं तो कुछ लोग इरिटेट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पटाखे फूट रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि JBL का हेडफोन लगा लिया तो उनको बाहर के पटाखे की आवाज कम आने लगी। तो कुछ लोग नाराज हो गए कि दिवाली की सेलिब्रेशन को तुम लोग नॉइज पॉल्यूशन बता रहे हो, ठीक है। फिर एको का एक ऐड आया था जिसमें एक ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस कंपनी ने एक गैराज के अंदर एक कार की पूजा को दिखाया था जिसमें थोड़ी कॉपी, मतलब कुल मिला के हिंदू ट्रेडिशंस का यहां पे मजाक उड़ाया जा रहा है इन एड में, ऐसा यहां पे बोलने की कोशिश की जा रही है। फिर रिसेंटली ही फैब इंडिया ने अपना एक कलेक्शन निकाला दिवाली का और उसको नाम दे दिया उर्दू में, तो इस बात पे लोग नाराज हो गए। तो कुल मिला के यहां पे हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हिंदू ट्रेडिशंस का मजाक उड़ रहा है, इस बेसिस पे लोग इन पर्टिकुलर एड्स के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो क्या पहले नहीं बोलते थे? पहले भी इन एड्स के अगेंस्ट इस प्रकार से बोला जाता था, बट पहले सोशल आइसोलेटेड पॉकेट्स में इस प्रकार का अपोजिशन होता था। लेकिन आज की डेट में अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया के जमाने में इमीडिएट बेसिस पे चीजें वायरल होती हैं। मैं खुद ही आपको एक्सप्लेन कर रहा था वो डाबर वाला एड जिसमें दो लेडीज एक दूसरे के लिए करवा चौथ का व्रत कर रखी होती हैं। तो आज की डेट में जब भी इस प्रकार का कोई ऐड आता है, डिस्प्यूटेड ऐड कह लो, कंट्रोवर्शियल ऐड कह लो, अब ये तो आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आपको किस हद तक वो डिस्प्यूटेड और कंट्रोवर्शियल लगा है। लेकिन इस प्रकार की ऐड के बारे में जो अवेयरनेस है वो लोगों में बहुत तेजी से फैल जाती है। लोग गुस्सा भी अपना बहुत तेजी से निकाल देते हैं और हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाले बहुत सारे ऐड बन रहे हैं और उसके अगेंस्ट जो अपोजिशन है वो भी बहुत तेजी से आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिएट टायर्स का रिसेंटली आमिर खान ने एक ऐड किया और वहां पे आमिर खान एक अपार्टमेंट के लोगों को ये समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई क्रिकेट मैच के बाद सड़क पे पटाखे मत जलाओ। तो आमिर खान के लोग पीछे पड़ गए कि जब मुस्लिम्स नमाज के समय पे रोड पे बैठ के नमाज पढ़ने लगते हैं तो उस समय पे रोड नहीं ब्लॉक होती, तो उसको बंद करो, तुम दिवाली के अगेंस्ट ये पटाखे वाला काम क्यों कर रहे हो। तो इस प्रकार की चीजें ओवरऑल यहाँ पे काफी नजर आ रही। तो कुल मिला के ओवरऑल हिंदू फेस्टिवल्स से रिलेटेड जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं उनको क्रिटिसाइज करते हुए ये ऐड है, ऐसा लोगों का बोलना है। मतलब लोगों के अंदर ओवरऑल ये जो आप कह सकते हो भावना है इन एड्स के अगेंस्ट, ये बहुत ज्यादा वायरल होकर सामने आ रही, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर सामने आ रही। लोग बिल्कुल भी फोर्थ कमिंग नहीं है क्रिटिसिज्म की तरफ, ऐसा यहां पे ऑथर बोलने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब देखिए एड्स लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये एड्स निकालते क्यों हैं? देखिए बड़े बड़े ब्रांड्स एड्स इसलिए नहीं निकालते हैं कि वो कोई सोशल इफेक्ट ला सकें, वो इसलिए निकालते हैं कि उनकी एक पॉजिटिव मार्केटिंग हो और इससे वो अपना प्रोडक्ट बेच सकें। लेकिन आप समझिए किसी एक पर्टिकुलर कंपनी ने अपना एड निकाला, उससे पॉजिटिव मार्केटिंग नहीं हुई, लोगों ने उल्टा उस एड को गरियाना शुरू कर दिया, तो उस एड निकालने वाली कंपनी को क्या लगेगा कि भाई हमारे तो प्रोडक्ट बिकने बंद हो जाएंगे। और उनका मेन टारगेट क्या है? उनका मेन टारगेट है अपने प्रोडक्ट्स बेचना। तो जैसे उनको लगेगा कि उनके प्रोडक्ट बिकने बंद हो जाएंगे, वो ऑब्वियस सी बात है अपने उस ऐड को बंद कर देंगे। तो ऑथर यही यहां पे बोल रहा है
कि एड कंपनीज को यहां पे दबना नहीं चाहिए, उनको अपने एड्स को किसी भी बुलिंग के अंदर बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ब्रांड्स की भी अपनी मजबूरी है, ब्रांड्स एड निकालते हैं एक सेल्स व्यू से, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन एड में ताकि सामान बेच के पैसा वापस ले सकें। और अगर उनको एकदम ऐसा लगेगा कि पैसा वापस नहीं आ रहा है, उल्टा उनकी ब्रांड की इमेज खराब हो रही है, तो वो तुरंत उस बैक मतलब एड को हटा लेंगे, बंद नहीं करेंगे। कुछ ही कंपनीज ऐसी हैं जहां पे क्रिटिसिज्म के साथ उन्होंने इंगेज करने की कोशिश की। जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो ने एक एड निकाला था जहां पे ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ, जो भी जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर्स हैं, उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। अब इस बात को लेके ओवरऑल इन पर्टिकुलर डिलीवरी पार्टनर्स की वर्किंग कंडीशंस को लेके जोमेटो क्रिटिसाइज किया गया। तो जोमेटो ने इंगेज किया लोगों के साथ, जोमेटो ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि देखिए हमारे एड का मैसेज पॉजिटिव है, आप इसको गलत प्रकार से ना ले। इस प्रकार का इंगेजमेंट आज की डेट में जो एड कंपनीज हैं वो ज्यादा लोगों के साथ दिखाते नहीं है। फिर यहां पे ऑथर बोल रहा है कि हमारी सोसाइटी में इनटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है, सेल्फ सेंसरशिप बढ़ती जा रही है। तो जो ब्रांड्स के अलग अलग आइडियाज हैं और जो क्रिएटिविटी है वो ऑब्वियस सी बात है यहां पे दबेगी, क्योंकि इस प्रकार का एड, आपको पता है कि बड़े बड़े ब्रांड्स की अपनी खुद की एक टीम बैठी हुई होती है और वो टीम इन एड्स वगैरह को डिजाइन करती है, किस प्रकार से एड सामने आएगा, किस प्रकार से एड और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। और उस क्रिएटिविटी से बनाए हुए एड के अगेंस्ट अगर इतना अपोजिशन होगा तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि हमारी सोसाइटी में फोर्थ कमिंगनेस, लिबरल वाला एटीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा। यही सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। जो तनिष्क का ऐड था कि एक मुस्लिम लड़के की शादी एक हिंदू लड़के से हुई और हिंदू लड़के की गोद भराई की शायद सेरेमनी है, तो उस कंटेक्स्ट में तनिष्क का एक ऐड था, तनिष्क को भी वो ऐड हटाना पड़ गया। तनिष्क ने बाद में स्पेसिफाई किया कि भाई हम तो अपनी जो सोसाइटी है, डाइवर्स सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब तनिष्क को लगा कि भैया उनका ही सामान बिकना बंद हो जाएगा तो उन्होंने ऐड हटा दिया। फिर जो होमोसेक्सुअल कपल था उसका करवा चौथ वाला ऐड, ये भी यहाँ पे विड्रॉ किया गया। तो ब्रांड्स को यहाँ पे ऐड विड्रॉ करना पड़ रहा है। तो ऑथर क्या बोल रहा है कि पहली बात तो ब्रांड्स बुलिंग के अंदर ना आए और ऐड विड्रॉ ना करें, ये देखिए लिटरली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रांड का टारगेट यहाँ पे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाना नहीं है, पैसा कमाना है, अपनी सेल्स बढ़ाना है, तो वो तो कभी यहाँ पे रिस्क लेंगे नहीं। रही बात यहाँ पे सोसाइटी के लिबरल एटीट्यूड होने की, तो वो तो भाई अब लोगों के परसेप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अपोजिशन पहले भी था, अपोजिशन आज भी है, अपोजिशन आगे भी रहेगा। वो डिपेंड करता है कि सोसाइटी कैसे मैच्योर होती है, सोसाइटी कैसे इवॉल्व होती है, और ब्रांड्स किस प्रकार के ऐड बनाते हैं और कितना लोगों के गुस्से को वो पुश बैक कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल में था, कार्तिक श्रीनिवासन साहब ने इस आर्टिकल को लिखा था। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, अपना लास्ट आर्टिकल, ट्रेड एंड क्लाइमेट अ पाइवट फॉर इंडिया यूएस टाइज। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, अगर 21st सेंचुरी की आगे आने वाले समय में हिस्ट्री लिखी जाएगी तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का, कि दो देशों के रिश्तों के बारे में जरूर बात होगी। एक तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडो पैसिफिक एरेना में इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ कॉपरेट किया है और ऐसा पोटेंशियल है आगे आने वाले समय में कि ये कॉपरेट करेंगे कि दुनिया भर में 21वीं शताब्दी को इंडिया यूएस के रिश्तों के लिए जाना जाएगा। और इसकी वजह क्या है, इंडिया यूएस यहां पे एक दूसरे के साथ कॉपरेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से कॉमन पॉइंट्स हैं दोनों के बीच में। एक तो दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, दूसरा दोनों ही कंट्रीज ऑटोक्रेसीज के अगेंस्ट लड़ रही हैं, बेसिकली चाइना के अगेंस्ट लड़ रही हैं। अमेरिका ने भी यहां पे एक ट्रेड वॉर खोल रखा है, और इंडिया का तो चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या हो रहा है ये तो आपको पता ही है। तो डेफिनेटली दोनों एक दूसरे के साथ यहां पे इंगेज कर रहे हैं, लेकिन इस इंगेजमेंट में दो एरियाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर इन दो एरियाज को आप इग्नोर करोगे तो काम बन नहीं पाएगा। एक है आपका क्लाइमेट, दूसरा है आपका ट्रेड। अब क्लाइमेट को लेके यूएस और इंडिया के बीच में इंगेजमेंट एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। तो आपको पता है यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट जॉन कैरी, ये इंडिया 2 बार आ चुके हैं और इंडिया यूएस क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी एजेंडा के ऊपर काफी बातचीत कर चुके हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर से ऐसी बहुत सी वॉइसेस निकल के आ रही हैं कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंडिया उस लेवल पे अमेरिका के साथ इंगेज नहीं कर रहा है। और क्यों करें भाई, हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, हम लोग एक बहुत लंबे समय तक गुलाम रहे हैं, हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फायदा नहीं उठाया, तो अब तो हम अपनी डेवलपमेंट को देखेंगे ना। अब हम डेवलप्ड कंट्रीज के साथ जुड़ के अपनी डेवलपमेंट को कॉम्प्रोमाइज कर दें, वो कहां से एक लॉजिकल स्टेप है। तो एक तो यहां पे जो क्लाइमेट चेंज वाला मुद्दा है उसके ऊपर आगे आने वाले समय में इंडिया अमेरिका किस हद तक एक दूसरे के साथ इंगेज करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा डाउट है। दूसरी चीज है ट्रेड, समझ गया। अगर आप बात करो ट्रेड की, तो
ट्रेड के ऊपर भी कोई एक प्रॉपर सेटअप हो नहीं पा रहा है। इस समय पे इंडिया और यूएस के बीच में एक प्रॉपर ट्रेड पार्टनरशिप की जरूरत है और ये ट्रेड पार्टनरशिप यहां पे कहीं ना कहीं इग्नोर हो रही है। और सच्चाई ये है कि भले ही इंडिया और यूएसए दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ इंगेज करें और ये इंगेज काफी हद तक एंटी चाइना दिख रहा है, तो एंटी चाइना पॉइंट के बेसिस पे अगर इंडिया और यूएस इंगेज करते हैं तो इंगेजमेंट का जो एजेंडा होगा वो निगेटिव होगा और निगेटिव एजेंडाज लंबे समय तक चल नहीं पाते हैं। एजेंडा कौन से चलते हैं? एजेंडा वो चलते हैं जो किसी मतलब कह लो पॉजिटिव प्रेमाइस पे बेस्ड हो, और पॉजिटिव प्रेमाइस यहां पे दो हैं, एक है क्लाइमेट चेंज, एक है ट्रेड। तो इंडिया और यूएसए को यहां पे क्लाइमेट चेंज और ट्रेड के ऊपर अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते हैं तो आगे आने वाले समय में इंडिया और यूएस के बीच में डिफरेंसेस आएंगे और ये डिफरेंसेस दोनों के रिलेशनशिप को तबाह कर ले जाएंगे। इनफैक्ट अभी इंडिया ने ये जो पंचमित्रा का सिद्धांत दिया है, जिसके चलते इंडिया ने अपने 5 टारगेट्स बताए हैं COP 26 में, जिसमें नेट जीरो एमिशन से 2070 तक 45% कार्बन इंटेंसिटी को कम करना 2020 तक। इस प्रकार के जो टारगेट्स बताए गए हैं ना, शायद ये यूएस निगोशिएटर्स को उतने पसंद नहीं आए हैं। यूएस इंडिया को प्रेशराइज कर रहा था कि आप 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाओ, वो खुद कार्बन न्यूट्रल 2050 तक हो रहा है, बट ये कोई कंपैरिजन नहीं है। यूएस कब से डेवलप कर रहा है, कब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर रहा है, और इंडिया ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1950 मतलब हमारी आजादी के बाद आया है। तो इस कंटेक्स्ट में यूएस और इंडिया को आप एक बोतल में उतार दो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इंडिया ने जो भी अपने यहां पे प्रॉमिसेस किए हैं, ये प्रॉमिसेस शायद यूएसए वालों को उतने पसंद नहीं आए हैं, उनके नेगोशिएटर्स को उतने पसंद नहीं आए हैं। तो एक तो क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया यूएस की बन नहीं पा रही है, दूसरा इंडिया और यूएस के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड रिलेशंस नहीं आ पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समय पे इंडिया में जाने वाले बहुत सारे कमोडिटीज के ऊपर यूएसए में इंपोर्ट टैरिफ्स लगा दिए गए। यूएसए के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में इतनी ओपनली नहीं बिक पाते हैं, रीजन बीइंग कि हमारे यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बेनिफिट्स के चलते, एमएसपी के बेनिफिट्स के चलते फार्मर्स को कॉम्पिटिटिव रखा जाता है और इंटरनेशनल कमोडिटीज इतनी नहीं बिक पाती हैं। तो कुल मिला के प्रोटेक्शनिज्म ये इंडिया भी अडॉप्ट कर रहा है, यूएस भी अडॉप्ट कर रहा है। इस प्रोटेक्शनिज्म के चलते ना इंडिया का सामान यूएस में एक लिमिट से ज्यादा बिक पा रहा है, ना ही यूएसए का सामान इंडिया के अंदर एक लिमिट से ज्यादा बिक पा रहा है। तो इसके चलते आगे आने वाले समय में दोनों कंट्रीज में कितना कोऑर्डिनेशन होगा, इस बात को लेकर थोड़े से डाउट्स उभर रहे हैं। और रही बात क्लाइमेट और ट्रेड की, तो क्लाइमेट में ओवरऑल इंडिया बहुत सारे कॉमर्शियल और कटिंग एज कार्बन मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज चाहता है यूएसए के साथ। अब यूएसए किस हद तक वो टेक्नोलॉजी देगा, क्योंकि समझिए यूएसए इंडिया से आगे क्यों है, क्योंकि उन्होंने इनोवेशन किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के चलते एक टेक्नोलॉजी यूएसए ने इजाद की। अब यूएसए उठा के अगर एक टेक्नोलॉजी इंडिया को दे देता है तो यूएस के अंदर जो साइंटिफिक प्लेयर्स हैं और लोग हैं वो क्या बोलेंगे कि भाई हमने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चलते ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी बनाई है, तुम फ्री में ही इंडिया वालों को ये टेक्नोलॉजी बांटोगे तो हमारा इकोनॉमिकली एडवांस होने का फायदा क्या है। तो इन सब बातों को लेके इंडिया और यूएस के बीच में कुछ सॉर्ट आउट इश्यूज हैं। ये इश्यूज पिछले कई सालों से सॉल्व नहीं हुए हैं और इनको आगे सॉल्व करना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर पैनल्स की बात की जाए तो सोलर पैनल्स के लिए इंडिया ने डोमेस्टिक सब्सिडी देनी शुरू की, तो यूएसए ने इंडिया को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में घसीटा और अभी भी डब्ल्यूटीओ में केस एक प्रकार का चल सा रहा है। और इंटरनेशनल सोलर पैनल्स के मार्केट में चाइना अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस के बीच में जो अनसेटल्ड बायलैटरल इश्यूज हैं, इनको इमरजेंसी बेसिस पे सेटल करने की जरूरत है। अगर आप इनको सेटल नहीं करते हो तो आगे आने वाले समय में ये इंडिया और यूएस के रिश्ते को बहुत हद तक खराब कर सकते हैं। पिछले कई सालों से दोनों ही कंट्रीज के डिप्लोमेट्स ने साथ बैठ के डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, बट ये डिफरेंसेस अभी भी पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं किए हैं। तो एक क्लोजर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए इन फिजर्स को एड्रेस करना जरूरी है। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को देखना यहां पे जरूरी है। अब वो कितनी दिख पाती है, कितनी नहीं दिख पाती है, ये समय ही बताएगा। तो क्लाइमेट और ट्रेड, ये दो आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंडिया और यूएस के बीच में अर्जेंट बेसिस पे सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। इनके बाद ही कुछ पॉजिटिवनेस की उम्मीद रखी जा सकती है। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया हो। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के जरूर हेल्प करें, काफी मदद मिलती है उससे। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।